हेलो दोस्तों, मैं अमल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एलिसिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्थ स्टेट शिफ्ट फर्स्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट ए और टू, पार्ट ए और बी जो एलआर सर ने आपको सोल्व करवा दिया, जिसमें 80 क्वेश्चन सोल्व हो चुके थे। इस पार्ट में है 80 से आगे चलकर 175 क्वेश्चन, यानी कि 81 से लेकर 175 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मिशन हाई की पूरी टीम बहुत मेहनत करके पेपर कलेक्ट कर रही है, जिसमें शायद ही किसी इंस्टीट्यूट ने आपको विथ ऑप्शन, विथ आंसर, विथ रेशनल आपको पेपर सोल्व करवाया होगा। पूरा देखिए विथ रेशनल पेपर लेकर आए हूँ, पूरा देखिए अच्छा सा रेशनल विथ आंसर, पूरा लॉन्ग पेपर है, पूरे विथ ऑप्शन। किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाया होगा, क्योंकि हमें पता है हमें कितनी मेहनत लग रही है पेपर कलेक्ट करने के लिए। हम कम से कम डेली 50-50, 30-30, 40-40 स्टूडेंट से कन्वर्जेशन करके उनसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था, ऐसा उसका ऐसा, सब कुछ कंफर्म होने के बाद पेपर ला रहे हैं। हालांकि फिर भी कुछ त्रुटियां रह सकती है। एज इट इज क्वेश्चन को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उस एज इट इज लाना पॉसिबल नहीं है। आप अपने विवेक से क्वेश्चन का आंसर मैच करें। और अगर आपने शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उसके लिए पैटर्न समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने एग्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट का या सेकंड शिफ्ट का, तो आप अपने मार्क्स इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका पूरा पेपर इसमें मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, कोई नया कैंडिडेट अगर चैनल पर है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं अपन अपनी वीडियो पर। फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को थोड़ा सा वीडियो ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, तो वो अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर जो वहाँ पर वीडियो क्वालिटी जो 360 के ऊपर कर ले, ताकि आपको अच्छी से जो विजिबल अच्छे से हो। ठीक है ना, वो क्या कई बार क्या ऑटोमेटिकली आपके जो लो क्वालिटी की वीडियो चल जाती है, इसलिए वहाँ पर जाकर आप अपनी वीडियो क्वालिटी में कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद एक्यूट रीनल फेलियर, विच इज द मोस्ट कॉमन एसिड बेस इम्बेलेंस अकर्स इन दिस पेशेंट। देखिए, एआरएफ का पेशेंट है, यानी कि एक्यूट रिनल फेलियर का, चाहे क्रोनिक रिनल फेलियर का हो, कौन सा पेशेंट हो, यानी कि रिनल फेलियर में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रेट नहीं हो पाते। हाइड्रोजन आयन एक्सक्रेट नहीं होने की वजह से क्या होगा कि एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी। और एसिडोसिस वाली कौन सी होगी, मेटाबॉलिक वाली। सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एडमिटेड इन वार्ड, a patient admitted in ward on bed rest. On duty nursing officer instruct to patient for move up विथ हेल्प ऑफ ट्रेपेज बार बिकॉज इट प्रिवेंट। देखिए, एक पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट है, काफ़ी टाइम से एडमिट मान कर चलो। अब उसको ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या कर रही है कि आपको ऊपर की तरफ खिसकना है। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश करता है तो उसके फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण होगा बेड सीट या जो मैट्रेस है उससे, जिससे क्या होगा, बेड सोर होने के चांसेस होंगे। तो जो वो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या नाम देते हैं, शेयरिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। जो एक तरह से फ्रिक्शन अलग चीज़ होती है, शेयरिंग फोर्स अलग चीज़ होती है हमारे लिए। तो उस शेयरिंग फोर्स से बचने के लिए, क्या करते हैं, ट्रेपेज बार को पकड़कर ऊपर की तरफ खिसकना होता है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर मूव अप विथ हेल्प ऑफ ट्रेपेज बार बिकॉज इट प्रिवेंट शेयरिंग फोर्स। देखिए, ए ट्रेपेज बार इज यूज टू हेल्प पेशेंट चेंज पोजीशन वाइल इन बेड। ठीक है, शेयर फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द पेशेंट्स बॉडी विथ रेजिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट्स एंड द चेयर और बेड। ठीक है, क्लियर है। ये ESIC 2016 में भी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, शेयरिंग फोर्स करते हुए। ट्रेपेज बार क्या होती है, ये देखो ये एग्जाम में इस फोटो में आप समझ रहे होंगे, दिस इज द ट्रेपेज बार। तो इसको पकड़ते हुए पेशेंट ऊपर की तरह मूव अप करेगा ताकि उसको शेयरिंग फोर्स ना लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, साइज ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब इन अडल्ट मेल पेशेंट। ठीक है, देखिए ET ट्यूब का साइज पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। क्या पूछ रहे हैं, ET ट्यूब का साइज। ET ट्यूब का साइज डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। हालांकि आइडियल साइज की बात करें तो कितना होता है, मोर देन 8 या 7.5 के अबव जो साइज होती है ET ट्यूब, वो होती है मेल, अडल्ट मेल में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ प्रिपेयर करते हैं 8.59 तक। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब इन अडल्ट पेशेंट की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा C। अगर 7 mm की बात करें
तो फीमेल में हो सकती है। देखिए हमने यहाँ दे रखा है, अडल्ट मेल की बात करें तो 7.5 और फीमेल की अगर बात करें तो 7 mm तक। लेकिन ये क्वेश्चन का राइट आंसर डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट पॉलिसी, डिपेंड ऑन एम्स पॉलिसी, डिपेंड ऑन जिपमर पीजीआई पॉलिसी, सब में अलग अलग हो सकता है। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस दिस राइट आंसर इज 8 mm। ठीक है, अब डेली एम्स इसको 7 mm भी मान सकता है, लेकिन आइडियली बात करें तो 8 mm ही होगा। 7 mm बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कप जो अपन यूज करते हैं ईटी ट्यूब में कप होता है, उसकी वजह से एयर टाइट सील वहाँ पर बनेगी नहीं। और अगर एयर टाइट सील नहीं बनेगी तो क्या होगा, वहाँ से एयर लीकेज करने के चांस होगा अगर आप कम नंबर की ट्यूब यूज करते हैं तो। इसीलिए ज़्यादा नंबर की ट्यूब यूज करते हैं अडल्ट में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए पेशेंट रेस्पिरेशन रेट इज 34 बीट पर मिनट, इट इज नाउन एज, ये है टेकिकार्डिया, सबको पता है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत है ही नहीं। इन एपिडेमियोलॉजी सीवियरिटी ऑफ डिजीज इज मेजर्ड बाई, ठीक है, डिजीज की सीवियरिटी किससे मेजर्ड करते हैं, केस फैटेलिटी रेशो। जितना केस यानी कि डिजीज फैटेलिटी होगी, फैटेलिटी मीन्स घातक है, तो वो सीवियरिटी को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, केस फैटेलिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोई क्वेश्चन अगर आपको समझना हो करना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन पढ़ना, रेशनल पढ़ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, रेशनल बहुत लंबे लंबे अच्छे से दिए हुए हैं, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ए चाइल्ड कम्स इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ फ्रीक्वेंट लूज मोशन, देखिए उसको फ्रीक्वेंटली लूज मोशन हो रहा है, लेकिन अदर कंडीशन क्या है, फॉर 1 डे विथ नो एनी सिम्टम, नो एनी, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा जा रहा, नो एनी सिम्टम, नो एनी अदर सिम्टम्स, वाइटल नॉर्मल, नो डिहाइड्रेशन, स्किन फोल्ड रिवर्ट बैक विथ इन 2 सेकेंड, यानी कि नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम है। अगर मोर देन 3 सेकेंड होता है तो क्या होता, अब नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होता, वो किसको इंडिकेट करता, डिहाइड्रेशन को। लेकिन ये भी विथ इन 2 मिनट में बैक हो रही है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, विच इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, बेबी में लूज मोशन हो रहा है फ्रिक्वेंटली, 1 दिन की हिस्ट्री है, और वाइटल पैरामीटर्स ऑल अदर कंडीशंस आर नॉर्मल। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, देखो राइट आंसर क्या होगा, ORS एंड एंटीबायोटिक। देखिए ORS क्या कौन सी कंडीशन देती है, माइल्ड क्या बोलते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में, या इनिशियल स्टेज ऑफ डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में, या इनिशियल स्टेज ऑफ डायरिया में अपन ORS विथ एंटीबायोटिक इसलिए देनी चाहिए ताकि फर्दर और प्रोग्रेस नहीं करे, जो माइल्ड से मॉडरेट है सीवियर में नहीं जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रीएश्योर करके पेशेंट को वापस बैक नहीं भेजना है कि फ्रीक्वेंटली लूज मोशन बता रहा है, 1 डे की हिस्ट्री है, वो आगे ही बढ़ सकता है, ठीक है। आईवी फ्लूइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन नहीं है, आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। 86 अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ड्रग कोज नोजिया एंड वोमिटिंग, विच ड्रग कोज नोजिया एंड वोमिटिंग। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, लेकिन मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। और मोस्ट ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स क्या करती है कि इमेटिक जो इमेसिस है उसको इनिशिएट करती है, यानी कि वोमिटिंग सेंटर है अपने, ठीक है, एक तरह से वोमिट या नोजिया वोमिट करती है, कौन सी, नियोप्लास्टिक ड्रग्स या कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये मेथोट्रेक्सेट के अलावा जो तीनों ड्रग्स है वो अदर ड्रग्स है। अदर ड्रग्स में से रिफार्मसिन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग होगी, डाइक्लोफिनेक पेनिक्लर होगी, डोमपेरिडोना जो ये भी एक तरह से नोजिया वोमिटिंग में यूज लेते हैं वो गई। लेकिन यहाँ पर बात विच ड्रग कोज नोजिया एंड वोमिटिंग, तो मेथोट्रेक्सेट इज कोजिंग नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंडेमिक, सबको पता है कंट्री वाइड कंट्री है इसलिए पेंडेमिक होगा, ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देखिए पेशेंट एडमिट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एक चीज़ें आप क्लियर करते जाइए। सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नॉर्मल वाइटल साइन आ गए, ठीक है, लोअर लेग एडिमा और स्वेलिंग, ठीक है, बट ड्यूरिंग सुपाइन पोजिशन जुगुलर वेन डिस्टेंड, जेवीपी है जो उसकी डिस्टेंड हो रही, जेवी वेन विजिबल ऑन इंस्पेक्शन, जुगुलर वेन डिस्टेंड होने के बाद में आप क्लियरली उसको इंस्पेक्ट कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। विच साइन इंडिकेट टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड। देखिए अब मैंने यहाँ रेशनल में अच्छे से दिया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड होता है तो उसके साइन क्या क्या है। एडिमा भी है, पार्टिकुलरली अगर एडिमा की बात करें तो पेरिफेरल एडिमा होता है, क्वेश्चन में पेरिफेरल एडिमा था तो राइट ये भी होगा, ठीक है।
डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग होगा, डिस्नी होगा, क्रेकल ऑस्कल्टेशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, और इरिटेट कब, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स। देख के पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन मैंने भी एक्सेप्ट नहीं पढ़ा था। अब देख एक्सेप्ट पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है विच साइन इंडिकेट टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड। एक्सेप्ट यानी कि ऐसा कौन सा साइन है जो नहीं होता किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड में। नॉर्मल वाइटल साइन राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक्सटेंडेड जुगुलर वेन होगा किसमें, फ्लूइड ओवरलोड में। एडिमा होगा, पार्टिकुलरली कौन सा, पेरिफेरल एडिमा, और पेरिफेरल एडिमा भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, एक्सेप्ट लगा हुआ, यही आपके क्वेश्चन रॉन्ग करवाता है। यहाँ तक आपको पहुंचना जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट क्या है कि एक लाइन पढ़ ली कि भाई फ्लूइड ओवरलोड के बारे में कह रहा है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन आ गया यहाँ पर, यह आ गया डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना छोड़ दोगे, इसके आगे से यहाँ नहीं पहुँचोगे, ये लाइन नहीं पढ़ोगे, इस डिस्टेंडेड जुगुलर वेन से यहाँ से आप सीधा कहाँ पर आओगे, कहाँ गया, एक्सटेंड जुगुलर वेन या डिस्टेंड, एक ही बात मान लो। आप राइट आंसर क्या कर दोगे, ए, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ऐसा ऑलमोस्ट 50 से 60% स्टूडेंट के साथ एग्जाम में होता है, और शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें भी यही रेशियो 50 to 60% लगा होगा कि जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आधा क्वेश्चन पढ़कर आंसर दिया, और घर पर आकर जब मिलाया या ये वीडियो देखकर जब मिला रहे हैं तो उनके क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा हो, या ये हो चाहे अदर कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक्सेप्ट लगाकर पूछा गया हो। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, इवन लास्ट पॉइंट तक जाया करो, क्योंकि कुछ ये वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को डिस्ट्रैक्टर वर्ड बोलते हैं। डिस्ट्रैक्टर मीन्स कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है क्वेश्चन से, आपको रॉन्ग करवाने की कोशिश करता है। इनका वो ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आफ्टर मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट, मेसिव ब्लड का मीन्स कि आपका फ्रीक्वेंटली, इसका एक गाइडलाइन है पार्टिकुलरली, ठीक है। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट कंप्लेन मसल स्पाज्म टिटेनी लाइक। देखिए मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में देखो टिटेनी लाइक स्पाज्म आ रहे हैं, रिगिडिटी इन द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो ये कंडीशन किसको, देज क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। देखिए जब मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसकी गाइडलाइन देखना, अडल्ट के लिए अलग है और चाइल्ड के लिए अलग है। ठीक है, 4 यूनिट कुछ ऐसा है जो 24 आवर्स है या 1 आवर में, मेरे को एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इस जब मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप इंजेक्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने इंजेक्ट कर दिया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से टिटेनी लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो ब्लड में सिट्रेट फॉस्फेट होता है, क्या होता है, सिट्रेट फॉस्फेट होता है, एंटीकोगुलेंट के रूप में जो सीपीडीए यूज करते हैं, जैसे वो मेटाबोलाइज होता है, 2 काम करता है। एक तो कैल्शियम को अपने साथ एक्सक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा और क्या करता है, वो सिट्रेट फॉस्फेट मेटाबोलाइज होता है किसमें, बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में मेटाबोलाइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बात करें तो कौन सी कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या होता है वो, एल्केलोसिस। क्या कर रहा है, सिट्रेट फॉस्फेट किसमें मेटाबोलाइज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो रही है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो रहा है, आपके टिटेनी लाइक स्पाज्म, रिगिडिटी इन द एक्सट्रीमिटीज। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले, वाइल चेंजिंग द ड्रेसिंग, while changing the dressing, nurse inspect that wound area become redness and swelling and endurance, what is possible complication। देखिए जो ये सिम्टम्स है, रेडनेस, स्वेलिंग एंड इंडोरेंस, ये किसी के सिम्टम है, इन्फेक्शन के। ठीक है, राइट आंसर इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन चेन लाइक इज लिंक। इन्फेक्शन चेन को इन्फेक्शन चेन को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए सबसे प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात करें तो वो है हैंड वॉशिंग। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग विथ हैंड रब एंड रब ऑयल कोल बेस्ड सैनिटाइजर। देखिए
हैंड वॉश की गाइडलाइन है, देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। इसके लिए ड्यूरेशन पूछ रहा है, ये हैंड रब के साथ में अगर आप कर रहे हो 20 to 30 सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा ए। अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आसानी से नोट आउट कर सकते हो अपने नोटबुक में। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के अनुसार अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो किसके साथ, विद हैंड रब और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के साथ, तो 20 to 30 सेकंड का तो समय होना चाहिए और टोटल 11 स्टेप्स फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है। जिपमर एम्स हर बार क्वेश्चन पूछा था PGI वगैरह में। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो रनिंग वाटर विथ लिक्विड सोप, तो आपका ड्यूरेशन हो जाएगा 40 to 60 सेकंड एंड टोटल स्टेप्स 8। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दिल्ली एम्स का या PGI जिपमर जैसे इंस्टीट्यूट्स का। आप नोट आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड सोइल्ड विथ विजिबल पार्टिकल्स। देखिए आप बोर्ड में काम करते करते 1 घंटा 2 घंटा आपको काम करते हुए हो गया, आपके हैंड इतने डर्टी हो गए कि आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। इट मीन्स कि सोइल्ड विथ विजिबल पार्टिकल्स, विच एक्शन शुड बी डन। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिवाय एक के, आगे एक्सेप्ट है, सिवाय एक के एक्सेप्ट आगे, इट मीन्स कि एक के 3 राइट होंगे, उसमें 3 कंडीशन आपको करना है। अगर आपका हैंड विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई दे, आपका हाथ ज़्यादा गंदे हो जाए, तो इनमें से 3 ऑप्शन वाले एक्शन आपको करना है, एक नहीं करना, वो नहीं करने वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंड क्लीन विथ हैंड रब और सैनिटाइजर। जब भी हैंड ज़्यादा गंदे दिखाई दे, हैंड विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको हैंड रब यूज नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको जाकर हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर करना है। डू नॉट टच द पेशेंट, पेशेंट को टच नहीं करना है। डू नॉट असिस्ट टू द डॉक्टर। ठीक है, क्लियर है। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। इन ए प्लांट गैस्ट्रेक्टमी विच इज एसेंशियल कंपोनेंट्स टू असिस्ट। देखिए प्लांट गैस्ट्रेक्टमी की बात कर रहे हैं, प्लांट गैस्ट्रेक्टमी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको हीमोग्लोबिन अच्छे से देखना है, क्योंकि आप गैस्ट्रेक्टमी करोगे आपका ब्लड लॉस काफ़ी होगा। पेशेंट अगर एनेमिक होगा और आपने सर्जरी कर दी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। वाइटल साइन, एल्बुमिन लेवल, यूरिन आउटपुट, ये थिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन तो आप बिफोर सर्जरी में OT में भेजोगे तब भी चेक करना आपको, रूटीनली मॉर्निंग इवनिंग नाइट को भी चेक करना, लेकिन आप प्लान कर रहे हो गैस्ट्रेक्टमी तो उस पहले या उस वक्त आपको हीमोग्लोबिन शुड बी चेक्ड। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ए फीमेल वाइल लिविंग फ्रॉम द होम फॉर मार्केट feels anxiety and fear during lifting and while traveling alone in the car. This is the best example of, एक फीमेल अपने घर से लिफ्ट की सहायता से नीचे जा रही है, तो लिफ्ट में उसको डर लग रहा है, वहाँ उसकी सहायता जैसे से वो नीचे पहुंची और अपनी कार में बैठकर मार्केट जा रही है, तो कार में अकेली, तो अकेले वहाँ डर लग रहा है। इट मीन्स क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी कि क्लोज्ड स्पेस से अगर उसको फियर हो रहा है तो दिस इज क्लस्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया की बात करें तो ये क्या होगा, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस। ठीक है। अक्रोफोबिया की बात करें तो फियर फ्रॉम हाइट, हाइट वाली स्पेस से डर लगना। हाइड्रोफोबिया को सबको पता है ही। विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर में कौन सी डिजीज है जो इंक्लूड नहीं की गई या उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग नहीं होती है, तो वो है प्लेग, इसके अंडर नहीं आता। बाकी अदर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। देखिए रेशनल दे रखा कौन कौन सी डिजीज इस प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्रोल या सुपरविजन या मॉनिटरिंग की जाती है। कौन कौन सी डिजीज है, बहुत पास CHO जैसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, काला आजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोविड सिम्टम्स इन द चाइल्ड एक्सेप्ट। देखिए चाइल्ड में कौन से कोविड सिम्टम्स दिखते हैं सिवाय एक, शोक वाली जैसी कंडीशन नहीं होती, वो कोई एक एक्सटेंसिव केस या काफ़ी सीरियस केस होता है, उसी कंडीशन में देखने को मिलता है, और उसका कोज सिर्फ कोविड-19 नहीं होता, अदर कोज भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फीवर और रिनाइटिस हो सकता है। विच क्रेनियन नर्व इंटरप्रेट टू विजन, ऑप्टिक नर्व हो जाएगा। Which position used to relieve dyspnea? Fowler position. A patient receiving continuous enteral feeding, in which position placed the patient to prevent aspiration? देखिए एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन में बेबी को रखेंगे, तो उसकी देखो एंट्रल फीडिंग है, उसको राइट ट्यूब से, फीडिंग ट्यूब से वो फीडिंग ले रहा है, इट मीन्स कि उसको हेड एलिवेट करके रखना। लेफ्ट लेटरल यहाँ नहीं आएगा बेटा। देखिए लेफ्ट लेटरल देते हैं एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, कुछ सिक्रेशंस आ रहे हैं मुँह से, तो आप फीडिंग दे रहे हो
उसको लेफ्ट लेटर सुपाइन पोजीशन में भी लेफ्ट लेटर दी जाती है, सुपाइन पोजीशन में रहते हुए आपने लेफ्ट लेटर पोजीशन दे दी तो वो एस्पिरेट कर जाएगा। सो इफ एनी क्लाइंट, एनी बेबी, एनी अडल्ट क्लाइंट रिसीविंग एंटल फीडिंग, यू शुड प्लेस द क्लाइंट इन फाउलर पोजिशन और यू शुड एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ यूटीआई इन चाइल्ड। दिस इज frequently asked question. It already asked in so many exams. This question's right answer is E. coli. Okay, clear है। Do not give irrigation lavage in which type of poisoning. Find out which one poisoning is contraindicated for lavage. corrosive poisoning. corrosive poisoning में आपको लवाज नहीं करना है। उसका कारण ये है कि corrosive क्या होता है, कोरोसिव इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये एसिड बेस होते हैं। अगर एसिड बेस को आप एक बार स्टोमक में पहुंच गया, वो बाई मिस्टेक ही पहुंचता है। पॉइजनिंग क्या होती है, कोई इंटेंशनली थोड़ी होता है, अनइंटेंशनली होती है। इंटेंशनली भी पॉइजनिंग होती है, लेकिन स्टोमक में पहुंच गया, एसिड है, अटैक करे आपको, स्टोमक को वाश कर दिया, स्टोमक को डैमेज कर दिया, स्टोमक की मुकोजा को डैमेज कर दिया, जैसे तैसे इसोफेगस बच गई मार कर, जो फास्टली वो स्टोमक में पहुंच गया। अब आप उसको रिवर्ट करवाओगे, वोमिट करवाओगे उसी एसिड या बेस को, तो वो क्या करेगा, फर्दर डैमेज करेगा, री एक्सपोजर टू द इसोफेगस टू द कोरोसिव एजेंट। ठीक है, तो आपको इसमें देख सकते हो, पूरा रेशनल अच्छे से पढ़ सकते हो कि कोरोसिव पॉइजनिंग में आपको लवाज नहीं करवाना। इसके अलावा पैरास्टामोल पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, उनमें आपको विथिन 30 मिनट अगर आपके पास पेशेंट पहुंचता है, विथिन 30 मिनट में कोई सा भी पॉइजन हो, अगर लवाज इंडिकेटेड है और पेशेंट अगर विथिन 30 मिनट आपके पास कैजुअलिटी में पहुंचता है, तो आप लवाज विल बी इफेक्टिव, अदरवाइज लवाज विल नॉट बी इफेक्टिव, है ना। उस कंडीशन के बाद में आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, उसका एंटीडोट। अगर 30 मिनट से ज़्यादा समय हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, एंटीडोट देना होता है। 30 मिनट से पहले है तो पहले उसको लवाज करवाओ, उसके बाद में एंटीडोट दो। ठीक है, ये गाइडलाइन है इस तरह से। विच बोन इज नाउन एज ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम हो जाएगी। ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड इन ओटी, ही एंटिसिपेट्स दैट विच टेस्ट यूज टू टेक ब्रेस्ट बायोप्सी। देखिए, ब्रेस्ट बायोप्सी लेने से पहले क्या करते हैं या लेते हुए क्या करते हैं, यूएसजी का प्रोब लेते हुए यूएसजी गाइडेड ब्रेस्ट बायोप्सी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब मैं आपको साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, को काफ़ी स्टूडेंट नए भी होंगे और पुराने भी होंगे, कि हमारी कुछ गाइड्स चल रही है, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, चाहे एम्स नॉट सेट हो, चाहे ESIC जो आने वाली है कभी भी आ सकती है, RRB, DSSB, GMCH, पटना एम्स या जो भी एग्जाम्स है, उन सब के एग्जाम्स के लिए ये गाइड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मिशन परिचारिका वॉल्यूम फर्स्ट है, जिसमें कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स, नर्सिंग सब्जेक्ट्स की थ्योरी है। अच्छे से उसमें कंटेंट को ब्रीफली पॉइंट वाइज समराइज किया हुआ है। 2000+ इमेजेस इसमें ऐड है और ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी है। क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं है। क्वेश्चन आंसर के लिए मिशन ओल्ड पेपर्स की जो नाम से गाइड चल रही है वो है, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर्स 2015 से 2021 तक के पुराने सभी पेपर्स को विथ सॉल्व्ड पेपर, विथ आंसर, विथ रेशनल सम आपको उसमें मिलेंगे। 120+ पेपर। इसके अलावा मिशन नॉन टेक गाइड है, जिसमें ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस इंक्लूड है। तो आप जो भी नए स्टूडेंट या जो तैयारी कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको मिशन अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, या बाई करने से पहले आपको डाउट है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके आप सैम्पल PDF ले सकते हैं और देख के सैम्पल, उसके बाद में अगर आपको बेटर लगे कि यहाँ ये गाइड बेस्ट है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे को भी पब्लिकेशन के थ्रू भी आप ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ गाइड की बात करूं तो वह मिशन CHO गाइड, जो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी ट्रेंडिंग बुक है सभी CHO, सभी स्टेट के CHO एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपके 20 के आसपास तो आपको ओल्ड CHO के पेपर मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट MCQs मिलेंगे। कंप्लीट मीन्स की जो CHO सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ जो होते हैं वो मिलेंगे, प्लस कम्युनिटी की पूरी डिटेल में थ्योरी, प्लस उसके 1500+ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये सभी गाइड्स वगैरह बाई करने के लिए हमारी जो अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो, या डायरेक्ट missionaipublication.com से भी परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट अगर पब्लिशर से आप परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रोंकोस्कोप डिसइंफेक्ट बाय विच डिसइंफेक्टेंट। देखिए, ब्रोंकोस्कोप डिसइंफेक्टेंट किससे करते हैं, ग्लूटेरिल्डिहाइड, साइडेक्स से, जिसको ग्लूटेरिल्डिहाइड को दूसरा नाम क्या है, साइडेक्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें
प्लेसेंटल कंडीशन इज डिफाइंड एज abnormal trophoblast invasion of part of all of the placenta into द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल। देखिए इसमें क्या है कि प्लेसेंटल कंडीशन, ऐसी कंडीशन प्लेसेंटा आएगी जिसमें प्लेसेंटा का जो पार्ट है ना वो किस में इन्वेड हो चुका है, मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल में। देखिए 3 कंडीशन होती है जहां आपको ट्रिक से ही याद करवा दूंगा, मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। इस क्वेश्चन का देखिए मैं बात करा दूँ, इस क्वेश्चन पर बाद में बात करूंगा, इसका रेशनल बताता हूँ आपको अच्छी ट्रिक के साथ, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इनको, प्लेसेंटा, एक्रेटा, इनक्रेटा और इन्वेडा। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन तो ये होगी आपकी डायग्राम। अक्रेटा की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा अक्रेटा। अक्रेटा से ए फर्स्ट वर्ड लो, इसमें इस वर्ड से ही ए लो, ए से क्या होगा एडेर, ADHERE। प्लेसेंटा अक्रेटा यहाँ देखिए इसमें क्या है, द कोरोनिक विलाई आर इन कॉन्टेक्ट विद द मायोमेट्रियम। यहाँ थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा एडेर, एडेर मीन्स चिपकना, ADHERE एडेर। ठीक है, एडेर द कोरियोनिक विलाई आर इन कॉन्टेक्ट, वो एक ही बात, कॉन्टेक्ट विद द मायोमेट्रियम। जस्ट इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है एक तरह से एबनॉर्मलिटी की, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें जस्ट वो एडेर यानी कि चिपकती किसके, मायोमेट्रियम के। क्लियर है, अक्रेटा, ए फॉर एडेर। सेकेंड नंबर इनक्रेटा, ये इनमें इन्वेड हो जाती है मायोमेट्रियम में। देखिए इनक्रेटा यहाँ देखिए, देर आर द कोरियोनिक विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम, इन्वेड आ रही है, आई आ रहा है, इसमें इनक्रेटा में आई आ रहा है, इट मीन्स इन्वेड हो चुकी है किसमें, मायोमेट्रियम में। थर्ड, ये सेकेंड स्टेज इसकी। ये थर्ड स्टेज की बात करें, प्रक्रेटा, तो प्लेसेंटा प्रक्रेटा, पी फर्स्ट वर्ड लेना तीनों, पी फॉर पेनेट्रेट, क्या हो जाएगा, पेनेट्रेट कर जाती है किसको, मायोमेट्रियम के बाहर तक आ जाती है ये। क्लियर है, अच्छे से समझ गए होंगे। देख के यहाँ पर पेनेट्रेट वर्ड, पी फॉर प्रक्रेटा, आई फॉर इनक्रेटा, ए फॉर एक्रेटा। क्लियर है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, एक्रेटा, इनक्रेटा और प्रक्रेटा प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज है उनमें। फर्स्ट वन एक्रेटा जिसमें सिर्फ एडेर होता है, प्लेसेंटा किसके, मायोमेट्रियम के। सेकंड वन इनक्रेटा जिसमें क्या होता है, इन्वेड हो जाता है, वो भेद, इन्वेड मीन्स कि अंदर तक चला जाता है उसके, इनक्रेटा में। थर्ड कंडीशन कौन सी है, प्लेसेंटा प्रक्रेटा, यानी कि पेनेट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम के भी बाहर निकल जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन अगर आप राइट आंसर देखोगे, इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर जाइए। अब प्लेसेंटल कंडीशन द मायोमेट्रियम डिफाइंड, देखिए इन्वेजन ऑफ पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द मायोमेट्रियम, इन्वेड कर चुका वो इन्वेजन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, इनक्रेटा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेस्पिरेशन रेट अबव 35 पर मिनट इज नाउन एज टेकिनिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइडियली आईयूडी इंसर्शन टाइम एक्सेप्ट। देखिए आईयूडी का इंसर्शन टाइम पूछा है, एक को छोड़कर। बहुत सारी कंडीशंस होती है या बहुत सारे ऐसे आइडियल टाइम होते हैं जहां पर आईयूडी को इंसर्ट किया जाता है उस टाइम पर। अब देखिए पोस्ट पार्टम इंसर्शन भी होता है, पोस्ट प्लेसेंटल इंसर्शन भी होता है, पोस्ट प्यूपेरल इंसर्शन भी होता है। ड्यूरिंग एएनसी विजिट इंसर्शन नहीं होता, उसका कारण मैं बता दूं आपको। जब भी कोई प्रेगनेंसी का प्लान करता है जिसके पहले से अगर आईयूडी है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा कि मैं अभी क्या बोलता हूँ फैमिली प्लान कर रहा हूँ, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होगा वो उसके आईयूडी को रिमूव कर देगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आईयूडी नहीं रखी जाती। कारण एक तो क्या होता है, सेप्सिस होने के चांस होते हैं, परफोरेट कर सकती है वो, और कुछ एनोमलीज भी कर सकती है, कंजेनाइटल एनोमलीज इन द फिटस, इसलिए उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं रखते। तो ड्यूरिंग एएनसी विजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक्सेप्ट पूछा है। बाकी इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, आराम से देखिए। इतने सारे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम इंसर्शन, पोस्ट प्लेसेंटल इंसर्शन की बात करें तो विद इन 10 मिनट, पोस्ट प्यूपेरल इंसर्शन 4 to 6 वीक्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ, आफ्टर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, असेप्टिक टेक्निक होती है। ये काफ़ी सारी कंडीशन दी हुई है। या नॉर्मली बात करें तो इन मेनेस्ट्रल साइकिल में तो 5 to 7 डेज ऑफ द मेनेस्ट्रल साइकिल में अपन आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये, मैं मार्किंग हटा रहा हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा क्वेश्चन के साथ में। ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम जगह मिलेगी, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फॉलोइंग इमेज दिस टाइप ऑफ फीवर ग्राफ सीन इन विच डिजीज। देखिए ये जो ग्राफ है फीवर का, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। देखिए ये इसमें भी लिखा हुआ है स्टेप लेडर फीवर। अब स्टेप लेडर फीवर से आप समझ जाओगे बेटा जी कि कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। ये मिलता है किसमें, टाइफाइड में। ठीक है, अब स्टेप लेडर फीवर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होता है देन फॉल होता है। तो पूरी कंडीशन इसमें लिखी हुई है, रेशनल में आप अच्छे से देख सकते हो। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस और मैं इसमें लाया हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या, जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो रहे थे, कल सर ने करवाया था, वो अनइंटेंशनली या यूँ कह सकते हैं कि बाई मिस्टेकली
कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो हमें लगा कि जो रॉन्ग क्वेश्चन हम भी नहीं चाहते किसी स्टूडेंट के गलत हो, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियरफाई करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन था 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन लेबर ऑन ड्यूटी नर्स नाउ देट अबाउट राइट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। हमारे उस वाले कल वाले उसमें ए बता रहा था, बाकी इसका रेशनल से आप देख सकते हो, इससे भी आइडिया लगा सकते हो राइट आंसर क्या होगा इसका। इतनी शानदार ट्रिक के साथ में क्वेश्चन आपको सामने लाया हूँ, ये ट्रिक आप कभी भूलोगे नहीं, इड फिक्रे आपको याद रखना। और इसकी 8 स्टेज होती है मैकेनिज्म, ट्रिक फॉर मैकेनिज्म ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ था, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन इज यूज्ड व्हाइल पैकिंग कैटगेट सूचर। देखिए यहाँ पर हम क्या समझ गए थे इसमें कि जो कैटगेट सूचर है, अगर उसको जैसे ये यूज करने के बाद में कुछ पार्ट उसका बच जाता है या फिर उसको ओपनली रखते हैं, तो उसको अपन के साइडेक्स में रखते हैं मोस्ट ऑफ जगह, हॉस्पिटल्स पॉलिसीज वगैरह में यही होती है। लेकिन ये इसमें क्या प्रिजर्वेशन पूछा है, तो जो कैटगेट सूचर है उसको प्रिजर्व करते हुए जो पैकिंग आती है उसके अंदर जो लिक्विड टाइप में आता है वो क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया था, अकॉर्डिंग टू WHO सीवियर पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिस्क्राइब्ड इफ मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस इज 7.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना, जो भी कल पार्ट ए और पार्ट बी की वीडियो आपने देखी होगी उसमें तीनों क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, गलती हो जाती है, गलती के लिए हमने शुद्धिकरण भी लगभग नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं जब भी कभी किसी गलती होती है। तो बाकी कई सारे स्टूडेंट हैं जो रॉन्ग कमेंट्स करते हैं, उनको समझना चाहिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स, यू विल बिकम ए नर्स ना, सो इट विल नॉट डिजर्व यू, सो डोंट पुट लाइक दैट कमेंट्स ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। ओके ना, ये जस्ट आप उन स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली मैं नाम नहीं ले रहा, हालांकि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ कि कौन स्टूडेंट से गलत कमेंट कर रहे हैं। सभी मैं ही नहीं या कोई भी और भी नहीं, सभी काफ़ी मेहनत करके पेपर वगैरह कलेक्ट करके पेपर बनाते हैं, हालांकि कहीं पर कोई त्रुटियाँ रह जाती है तो उस त्रुटि को अपन अपने लेवल पर भी सुधार सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज़ नॉट सीन इन एक्यूट किडनी फेलियर। देखिए ARF में क्या कौन सी कंडीशन को देखने को नहीं मिलती है? देखो हाइपरकेलेमिया यानी कि पोटेशियम लेवल बढ़ता है, हाइपोकेलेमिया ये नहीं मिलता, यानी कि राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हाइपरनेट्री में भी होता है, हाइपरबोली में भी होता है, लेकिन हाइपोकेलेमिया नहीं होता। ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद चेस्ट न्यूमोथोरिक्स ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर एंटिसिपेट्स दैट विच टेस्ट विल बी ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर बिफोर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। देखिए एक पेशेंट जिसके चेस्ट न्यूमोथोरिक्स की कंप्लेन है और उसके चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है, तो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट डॉक्टर ऑर्डर करेगा? चेस्ट एक्सरे राइट आंसर है, क्योंकि क्या करना उसको एक तरह से लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कि न्यूमोथोरिक्स कौन से लोब में है, वो फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे शुड बी टेकन बिफोर द या प्रायर इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर यूज्ड फॉर असेसिंग दी। प्रोजेक्टिव टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए। विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग गिवन बाय नेजल रूट। देखिए एंटीलेप्टिक ड्रग कौन सी जो नेजल रूट के थ्रू देते हैं वो है मिडाजोलम। दो ड्रग है, लोराजोपाम या मिडाजोलम है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको अपन नेजल रूट से स्प्रे के थ्रू भी देते हैं। विच इज ए कॉमन ड्रग यूज ड्यूरिंग एनाफाइलेटिक शॉक। देखिए एनाफाइलेटिक शॉक के दौरान कौन सी ड्रग है जो कॉमनली यूज करते हैं, वो है क्या है? एड्रेनलिन। इंट्राओसियस रूट एक्सक्लूड दे। इंट्राओसियस डायरेक्टली कोई भी इंजेक्ट डायरेक्ट बोन में अपन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी कौन कौन से रूट है? बॉडी में बहुत सारी बोन्स है तो कौन कौन से रूट है? एक्सक्लूड, एक को छोड़कर। तो राइट आंसर क्यों है? मीडियन क्लेविकल है जो ये रूट नहीं होता, बाकी और जो रूट है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से समराइज किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से पढ़ लो। पूरा पढ़ कर बताऊंगा तब तो भाई साहब ये वीडियो हो जाएगी 2-3 घंटे की, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको 1-1.5 घंटे में खत्म करने की। अगला क्वेश्चन है क्योडल रिग्रेशन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच बॉडी सिस्टम। यह है नर्वस सिस्टम। क्योडल जो होता है अपना जैसे कि लंबर के बाद, लंबर रीजन के बाद सेक्रल रीजन में जो नर्व का जो गुच्छा होता है उस रीजन को बोलते हैं क्योडल रीजन। तो वहाँ पर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी जो हो रही है इट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। विच ड्रग कॉज नेक टर्निंग इनटू वन साइड और सर्वाइकल डिस्टोनिया और टोर्टिकोलिस। देखिए ये क्या होता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स करती है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी इनमें से। राइट आंसर डी हो जाएगा। रेस्पिरिडोन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है। डाइसल्फाम इज यूज्ड इन, यह है क्रोनिक एल्कोलिज्म में यूज होती है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एज इट इज नहीं आए, अगर आपके पास भी ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के, आपको पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है, तो आप डायरेक्ट हमारे को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर हमारे नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर भेज सकते हो। हम और इस क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, जब बुक में प्रिंट होगा तो और अच्छे से आपके सामने आएगा।
ए पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ हेड इंजरी विच थिंग्स शुड ऑब्जर्व इन पीपल। देखिए पीपल में क्या थिंग्स आपको ऑब्जर्व करनी है। कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है तो हेड इंजरी के बाद में साइज, अकोमोडेशन एंड एक्टिविटी। राइट आंसर बी। सडन डेथ मीन्स डेथ इन 1 मिनट या विथ इन फ्यू मिनट्स। चाइल्ड यूजिंग मेटाडोज इनहेलर वॉट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करें, देखिए ड्रग डिपॉजिटेड इनटू लंग्स में जा रही है, वो ठीक है। ओरोफेरिंजियल इरिटेशन होता है, एक्सपेंशन एंड डायलेशन ऑफ ब्रोंकस होता है, और रिड्यूस्ड ड्रग इवाक्यूशन फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। डी राइट आंसर होना चाहिए इसमें। हालांकि मैंने इसमें कोशिश की कई जगह से रेफरेंस लेने की, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिला, तो इसका आंसर या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन हमने फाइनली इसका आंसर डी रखा। आप अपने हिसाब से इसको बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। A patient admitted in the hospital from long time or bedridden, which action should prepare by the nurse to prevent bone demineralization। देखिए पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेडरिडन है, अब उसका ऐसा कौन सा नर्स एक्शन करेगी जिससे कि उसको बोन डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करना। मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो बोन डिमिनरलाइजेशन तब होता है जब बेडरिडन पेशेंट हो लॉन्ग टाइम तक, तो उसको क्या करना है, सिंपल सा है, उसको मूव करवाना है, उसको एम्बुलेट करवाना है। राइट आंसर इज डी। In 2375 digit difference between the place value and face value of 3 digit। 3 डिजिट की डिफरेंट करना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, तो ये इसका देखो इसका फेस वैल्यू होता है 3, प्लेस वैल्यू है 300, 300 माइनस 3 करेंगे तो 297। डिफरेंस पूछा इसने, तो 297 में इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि सी। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको। इसका राइट आंसर डी है। अब डी कैसे है इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन ऐसा कैसा था, इफ 45 मैन वर्किंग 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 days टू कंप्लीट ए वर्क, देन हाउ मेनी डेज टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाई 50 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे। देखिए इसकी ट्रिक से देखो M1 D1 H1 M2 D2 H2 ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, राइट आंसर आता है 45। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। आप स्क्रीनशॉट लेकर और समझ लेना अच्छे से। विच ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी, कौन सी ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, आगा खां ट्रॉफी, ठीक है। आइडेंटिफाई द ओड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन है, आपको इनमें से ओड देखो 4, 16 और 64 हैं। 4, 16 और 64 क्या है कि स्क्वायर में है, 4 का भी स्क्वायर होता है, 16 का भी स्क्वायर होता है, 64 का भी। 26 का कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए ओड है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। विच कैनुला नंबर यूज इन बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा 16 या 18 गोज नंबर का कैनुला यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो राइट आंसर डी है। इट मीन्स कि देखिए A1 डेंगू फीवर किससे होता है, एडिस एजिप्टाई से होता है। सैंड फ्लाई फ्लेबेटोमोस वायरसेज का ग्रुप होता है इसमें सैंड फ्लाई की वजह से, जिससे ये बीमारी की खोज करता है। मलेरिया, फीमेल एनोप्ली C4 और काला आजार लेशमानिया डोनोवानी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स हैं। देखिए इसमें कितने ट्राइंगल है और कितने स्क्वायर है, यहाँ आंसर यहाँ समझाया हुआ है। 40 ट्राइंगल है और 7 स्क्वायर है, टोटल इसका राइट आंसर 47, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्यों है 40 आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो। इसका जो भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप आराम से बाद में देख लो। मैं पूरा समझा नहीं सकता, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। कोज ऑफ पैथोलॉजिकल बंडल्स रिंग्स, देखिए पैथोलॉजिकल बंडल रिंग का कोज की बात करें तो किसकी वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से बंडल्स रिंग्स बनती है, ठीक है। और कंस्ट्रिक्शन रिंग की बात करें तो किसकी वजह से बनती है, वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाली बात है कि जो बंडल रिंग्स बनती है पैथोलॉजिकली होती है, वो किसकी वजह से बनती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। लेकिन जो कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है वो किसकी वजह से बनती है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से। अगला क्वेश्चन था, इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशन विथ कोवैक्सीन ऑन 16 जनवरी 2021। बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न क्वाड्रिपल से 4 गुना कब होता है बर्थ वेट, 2 ईयर पर बर्थ वेट। डबल 6 मंथ और ट्रिपल 1 ईयर और 4th गुना 2 ईयर पर, ठीक है। बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न डबल्स 8। बर्थ हाइट की बात करें, पहले बर्थ वेट का था, यहाँ पर बर्थ हाइट का है, तो बर्थ हाइट डबल कितने पर हो जाएगी, 4 ईयर पर, राइट आंसर है बी। फ्रेंच साइज डिनोट इन एनी डिवाइस, देखिए फ्रेंच साइज किसको डिनोट करती है, आउटर डायमीटर को डिनोट करती है। ए 4th ईयर ट्रेनिंग स्टूडेंट वेंट टू ओटी एंड आस्क टू सर्जन अबाउट पेनलेस मूवेबल नोड, सर्जन रिस्पॉन्डेड दैट दिस इज द लाइपोमा, ठीक है। लाइपोमा क्या होता है कि मूवेबल नोड होता है,
पेनलेस होता है और मूवेबल नोड होता है। इसके बाद में इंजरी टू द पेरिनियल टीयर बट नोट द एनल स्फिंक्टर इज ए लेसरेशन ऑफ सेकंड डिग्री, राइट आंसर बी। क्राउनिंग इज क्या होता है, हेड रीच्ड एट इंट्रोइटस, ठीक है। अब और अच्छे से देखें क्राउनिंग क्या होता है, तो देखो ये होता है द बल्जिंग आउट ऑफ द वेजाइना विच इज इन ओपनिंग एज द fetus head or progeny part presses against it that occur when the largest diameter of the fetal head is encircled by the vulval ring is known as crowning. Which contraceptive method used during lactation except, देखिए कंबाइंड OCP है जो एक तरह से हमारी इस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग लैक्टेशन। वैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करती है कौन सा, लैक्टेशन, लेकिन फिर भी अगर आपको एडिशनली अगर प्रिकॉशन रखना है तो आपको इस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट बी यूज्ड, बिकॉज इस्ट्रोजन क्या करेगा, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेगा। प्रोलैक्टिन का लेवल अगर कम होगा तो क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोप्रोलिनेक्टेमिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, कंबाइंड OCP शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द लैक्टेशन। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO डोज ऑफ LNG क्या होता है, लीवोनोर्जेस्टेरोल, और WHO के अकॉर्डिंग डोज कितनी हो उसकी 1.5 mg, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। एक और मैं दोस्तों आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर दूं कि GMCH और पटना एम्स के एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं, जिसमें एक की तो डेट आई हुई है और दूसरी की भी डेट आ जाएगी। तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर। अभी जस्ट टेस्ट सीरीज इस नोट शीट के पेपरों से फ्री हो जाएंगे, अभी नोट शीट सेकंड शिफ्ट का पेपर बनाना बाकी है, उसके बाद में जल्दी 30 तारीख तक हम टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। तो आपको जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज होती है, और हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में आपको स्टूडेंट जो टेस्ट दे चुके स्टूडेंट उनसे जरूर फीडबैक लेना कि हमारे टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा होता है, रेशनल कैसे होते हैं, जो जैसे रेशनल इस पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ वैसे ही रेशनल टेस्ट सीरीज में होते हैं। तो आप GMCH या पटना एम्स या अदर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.misnainurses.com पर विजिट कर सकते हो और टेस्ट सीरीज बाय करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। या आपको और भी क्यूरी हो तो डायरेक्ट आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए मदर डायग्नोस्ड राइट साइड ब्रेस्ट एब्सेस विच इज़ ए राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रेस्ट एब्सेस की बात कर रहे हैं। ब्रेस्ट एब्सेस की भी कंडीशन होती है कि कितना वो क्रोनिक है या एक तरह से कॉन्सेट है, कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रखा है ब्रेस्ट का। लेकिन ब्रेस्ट एब्सेस में मैंने जहाँ तक देखा कि कहीं पर भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। पहली बात, मास्टाइटिस की वजह, ब्रेस्ट एब्सेस का मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओराई बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस ओराई बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस या फिर मास्टाइटिस। क्लियर है। वो दोनों ही कंडीशन, चाहे मास्टाइटिस होता है पहले, मास्टाइटिस के बाद में ही ब्रेस्ट एब्सेस होता है, मोस्ट ऑफ कोज तो ये होता है। दोनों ही कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। क्लियर। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या ए मदर डायग्नोस्ड राइट साइड ब्रेस्ट एब्सेस विच इज राइट ऑप्शन, ऑफर बोथ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग टू ऑफर लेफ्ट ब्रेस्ट फॉर फीडिंग। ये भी हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस ऑप्शन पर। मैंने कई जगह इसकी गाइडलाइंस देखी, रेफरेंस देखा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला मेरे को कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट है। इट मीन्स कि यू शुड ऑफर ब्रेस्ट फीडिंग बाय द बोथ ब्रेस्ट। सप्रेस द लैक्टेशन बाय गिवन विटामिन B6। आपको लैक्टेशन को सप्रेस नहीं करना या फिर ब्रोमोक्रेप्टिन नहीं देनी। ब्रोमोक्रेप्टिन क्या करती है, ब्रोमोक्रेप्टिन भी क्या करती है कि प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्रेस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे को बहुत सारे आपको इस छोटी सी कंडीशन ब्रेस्ट एब्सेस वाली में। तो आपको ये सब नहीं करना, आपको एक तरह से ड्रेनेज करना है ब्रेस्ट मिल्क को। और ब्रेस्ट मिल्क को ड्रेनेज करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा कि उसको फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाओ बेबी को। अगर ज़्यादा कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, एब्सेस ज़्यादा ब्रेस्ट के एरिया को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर में भी डी ही जाएगा। सी भी हो सकता है, ए भी तो होगा नहीं, लेकिन सी भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन जहाँ तक इसका राइट आंसर डी पर ही राइट जाएगा। इफ बस रिलेटेड टू बस डिपो, देखिए यह भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है। बस रिलेटेड अगर बस स्टैंड होता ना यहाँ पर, तो ये राइट आंसर जाता है एयरपोर्ट। लेकिन बस रिलेटेड टू बस डिपो, जहाँ पर बस विश्राम करती है या जहाँ पर उसकी रिपेयरिंग होती है। ऐसे एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज रिलेटेड टू हैंगार। हैंगार क्या होता है, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है, जहाँ उसकी रिपेयरिंग होती है या फिर उसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक है,
So in this question, right answer is hangar. A train is running at the speed of 100 km per hour and every 75 km train is stopped for 3 minutes. Then this train how much time take to reach at 600 km? एग्जिट क्वेश्चन है, मे भी शायद ये, तो इसका राइट आंसर आप निकालोगे। यहाँ रेशनल दिया हुआ है, राइट आंसर देखो ए आ रहा है इसका। ए क्या है, ये रहा 6 आवर 24 मिनट। स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो आप। बाकी इसका राइट आंसर ये कैसे आया, आप ये उसका रेशनल समझ सकते हो। आप जिसको भी समझना है रेशनल का, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। 6 आवर 24 मिनट आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ डॉफिंग, डॉफिंग की सीक्वेंस की बात करें तो देखिए डोनिंग और डॉफिंग दो वर्ड होते हैं, एक होता है डोनिंग, एक होता है डॉफिंग। डोनिंग मीन्स वियरिंग ऑफ द पीपी, डॉपिंग रिमूविंग ऑफ द पीपीवी। अब आपको सीक्वेंस से उतारना है, ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी उतार दें। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 20 सबसे पहले हैंड हाइजीन है, हैंड सैनिटाइज करना, आपको थोड़ा सा हैंड पर हैंड से वो करना है। देन सबसे पहले ग्लव्स उतारना, ग्लव्स 2 पहने हुए होते हैं, उससे आउटर ग्लव्स उतारने हुए मार्क। देन आई गॉगल्स, गाउन, मास्क, देन लास्ट में फिर इनर गॉगल्स, सॉरी इनर ग्लव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए पेशेंट इन्फेक्टेड विथ बॉडी सरफेस एरिया, देखिए बॉडी सरफेस एरिया से इन्फेक्ट हो रहा है, इट मीन्स उसकी स्किन अफेक्ट हुई है, स्किन अफेक्ट हुई है, इट मीन्स की कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन आपको यूज करना है। यहीं पर समझ लो क्वेश्चन को। एक पेशेंट है इन्फेक्टेड बॉडी सरफेस एरिया से, यानी कि स्किन वाला एरिया उसका बॉडी सरफेस एरिया इन्फेक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन यूज करना है, ठीक है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। देन वाइल केयरिंग द पेशेंट विच पीपीई शुड यूज बाय द हेल्थ केयर पर्सनल, क्लियर। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में आपको क्या यूज करना है, गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, गाउन एंड गोगल्स। मास्क भी हो सकता है इसमें, गाउन, गोगल्स और मास्क, सी ऑप्शन भी जा सकता है, सॉरी, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभार कोई स्पाइल्स से कुछ करने, कुछ भी ड्रॉप ऐसी हो, ब्लड कलेक्शन कर रहे हो आप, या और कुछ उसके इन्फेक्टेड मटेरियल जो फ्लूइड है वो स्पाइल होकर आपके मुंह के ऊपर आ सकता है, इसलिए इसमें मास्क भी हो सकता है। तो राइट आंसर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बी की जगह सी आना चाहिए इसका राइट आंसर, और सी होगा ये। मैं इसको क्या बोलते हैं, राइट कर लूँगा इसको ना। तो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में ग्लव्स, मास्क एंड गोगल्स, 3 चीज़ हो गई। सॉरी गोगल्स, रुको इसमें नहीं, इसमें ये राइट आंसर बी होगा, ग्लव्स एंड गाउन पर ही जाएगा, इसमें मास्क पर नहीं जाएगा ना। राइट आंसर बी ही होगा। यू आर पोस्टेड इन द लेबर वार्ड एज ए नर्सिंग ऑफिसर है, यू नाउ दैट व्हाट विल यू डू इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। देखिए यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिव मैनेज, एक तो नेचुरल मैनेजमेंट हो जाता है, नेचुरली बेबी डिलीवर हो जाता है, लेकिन जब नेचुरल नहीं होता तब वहाँ पर जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व होती है, एक्सेप्ट है लास्ट में, एक नहीं को छोड़कर। तो एक कौन सी, अर्ली कोड क्लेम नहीं करना आपको, डिलेड कोड क्लेम भी करना है। अर्ली कोड क्लेम इसलिए नहीं करना टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न एनीमिया है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की बात कर ले, पर इसको यहाँ पर अच्छे से समझने, अपडेटेड गाइडलाइन क्या है इसकी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर की। यूटेरोटोनिक एजेंट यानी कि गिव ऑक्सीटोसिन होगा, और ऑक्सीटोसिन की डोज भी ध्यान रख लेना, 10 इंटरनेशनल यूनिट IVIM, ठीक है। सेकेंड वन, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन CCT, इफ ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल देन रिकमेंडेड, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। ये मैंने अपडेट गाइडलाइंस लिया है, वैसे करते ही हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन वहाँ पर अगर क्या बोलते हैं ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट नहीं हो तो उस कंडीशन में CCT अवॉइड करनी चाहिए। 3rd इसका कंपोनेंट है एक्टिव AMTSL का यूटेराइन मसाज एंड पोस्टपार्टम एब्डोमिनल यूटेराइन टोनस असेसमेंट आल्सो रिकमेंडेड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूटेराइन अटोनी। ये 3 कंपोनेंट है किसके, AMTSL के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अर्ली कोड क्लेम्प नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, अगर यहाँ पर डिलेड कोड क्लेम्प होता तो ये अपन इसको थोड़ा कंसिडर कर सकते थे। अब देखिए अलाउड डिलेड कोड क्लेम्पिंग एटलीस्ट 1 to 3 मिनट टू रिड्यूस रेट्स ऑफ न्यूबॉर्न एनीमिया। क्लियर है, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन ऑफ गुड अटैच्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेप्ट दूसरा एक को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लोअर लिप, इनवर्ड नहीं होगा वो, इनवर्ड नहीं होगा वो, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, इनवर्ड की जगह क्या होगा, लोअर लिप आउटवर्ड होगा,
ठीक है। तो 4 यूनिवर्सल साइन एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग गुड अटैचमेंट के, तो ये आप चारों देख सकते हो। बेबीज माउथ वाइड ओपन, लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड्स, बेबी चिन टचेज मदर्स ब्रेस्ट, और मेजोरिटी ऑफ एरुला इनसाइड बेबीज माउथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पेशेंट एडमिटेड इन पल्मोनरी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल, patient diagnosed with early stage of COPD on duty nursing officer, now that which statement is not true about ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन COPD पेशेंट है। एक COPD पेशेंट में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट लो ऑक्सीजन लेवल होता है, तो उसका जो सेचुरेशन लेवल है वो आपको बिलो 90 मेंटेन करना, 90 से अबव मेंटेन नहीं करना। एक चीज़ बता दूं मैं, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड उसका लो लेवल लो फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड होगा, यानी कि नेजलो कैनुला से देना या फिर वेंचुरी मास्क देना है। और मेथड ऑफ चॉइस की बात करें इसका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड की, तो वेंचुरी मास्क से ही होगा, क्योंकि इससे अपन प्री डिजायर्ड जितना लेवल में अपन को देना है उतने ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा डेंजरस एक तरह से सावधानी नहीं होती कि पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन देना, आसानी से मेजर करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब इस कंडीशन में एक यूज ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस यूज नहीं करनी होती है COPD वाले पेशेंट में। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, देखिए ये सेचुरेशन उसका 88 to 92 मेंटेन करना है, क्योंकि उसका अपने रेशनल में भी दिया है हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद COPD टू प्रिवेंट हार्डन इफेक्ट, बिकॉज वी नाउ दैट इन COPD पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन 88 to 92% इंस्टेड हाई लेवल ऑफ CO2। ठीक है, क्लियर है। अब आपको इसमें एक हार्डन इफेक्ट आ रहा है, हार्डन इफेक्ट आप नेट पर सर्च करके देखना क्या है, और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए नर्सिंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू ए पेशेंट विच इंक्लूड ड्रग ए अवेलेबल। देखिए ये क्वेश्चन का आपकी कैलकुलेशन का है, आप कैलकुलेशन इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। इसका रेशनल यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5 ml। या ड्रग ए कितने होगी 0.5, ड्रग बी 0.5 ml और ड्रग सी 1.5 ml। तीनों को काउंट करते हैं कितना आता है 2.5 ml। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए न्यूबॉर्न बेबी हिज फिंगर टिप्स एंड ईयर लोब्स आर स्मॉल, देन विच रूट प्रिफेयर टू असेस SpO2। देखिए न्यूबॉर्न में SpO2 को असेस करने का जो सबसे बेस्ट पैरामीटर, सबसे बेस्ट प्लेस की बात करें तो पाल्म एंड फुट बोथ आर बेस्ट प्लेस टू मेजर SpO2 इन द न्यूबॉर्न। इसलिए मैंने यहाँ आंसर में ए एंड बी रखा है। अब आपके एम्स में अगर इसमें नोट शीट में अगर चारों अलग अलग ऑप्शन में थे, ये दिस इज डिपेंड ऑन द एम्स, वो क्या मानता है, क्या राइट मानता है, पाल्म मानता है या फुट मानता है। एंकल आर्म तो होगा ही नहीं, लेकिन दोनों में से क्या मानता है। लेकिन जहाँ तक गाइडलाइन के हिसाब से दोनों ही बेस्ट प्लेस है न्यूबॉर्न में असेस करने के लिए। फिंगर टिप्स लोब्स ये उनके लिए बेस्ट नहीं है, मैंने यहाँ रेशनल में भी दिया है। पाल्म एंड फुट बेस्ट है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए। लेकिन फिंगर टॉयज एयरबोन एयरलोब्स ये किसके लिए है, अडल्ट के लिए। पल्स ऑक्सीमेट्री का बेस्ट वो प्लेस है। इन मॉडरेट डिहाइड्रेशन विच इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करें तो नॉर्मल सलाइन है जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है, फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनकॉमन इन सिजोफ्रेनिया। देखिए सिजोफ्रेनिया की बात करेंगे, क्वेश्चन तो ऐसा कैसा है, कौन सा अनकॉमन है सिजोफ्रेनिया में। देखो बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलता है, थॉट इको देखने को मिलता है, थॉट चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन विजुअल हेलुजिनेशन किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली एल्जाइमर डेमेंशिया में। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज में। सिजोफ्रेनिया की बात करें तो यहाँ पर कौन सा एलुजिनेशन देखने को मिलता है, कॉमनली ऑडिटरी एलुजिनेशन। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब देख लो इसके दो तरह के सिम्टम होते हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम, सेकंड रैंक सिम्टम। ये है ओल्ड गाइडलाइन में मानकर चलो। अभी न्यू गाइडलाइन जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम को डिवाइड कर रखा है वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो अब आप ये देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे नेगेटिव फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए 25 ईयर ओल्ड फीमेल रिपोर्ट इन द कैजुअलिटी विथ हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया फॉर 2.5 मंथ से एमेनोरिया की हिस्ट्री है एंड एब्डोमिनल पेन है और ब्लीडिंग पर भेजा है ना फॉर 1 डे। ब्लीडिंग भी है, एब्डोमिनल पेन भी है और एमेनोरिया की हिस्ट्री भी है। ऑन एग्जामिनेशन वाइटल पैरामीटर एंड अदर सिम्टम्स आर नॉर्मल। ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन ब्लीडिंग इज फाउंड टू कम फ्रॉम OS। Bimanual examination uterus is of 10 weeks on soft and OS admit 1 finger, it means कि cervical OS is open। क्लियर है। विच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखिए दो कंडीशन होती है, तो सी होता है, एक होता है ए। अगर ए वाला ऑप्शन होता तो ये
ओएस ओपन नहीं होता, ये होता क्लोज होता। एक चीज़ हो गई, ब्लीडिंग पर वेजाइनम ये भी नहीं होती लगभग, थ्रेंटेड अबॉर्शन होता। तो यहाँ पर सर्वाइकल ओएस ओपन है, इट मीन्स कि दिस इज इनएविटेबल अबॉर्शन, दिस इज इनएविटेबल अबॉर्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अब यहाँ इससे आप अच्छे से और समझ लेना। देखिए मैं इनएविटेबल अबॉर्शन की बात कर रहा था, सर्वाइकल ओएस क्या है इसमें ओपन है, ठीक है, अदर सिम्टम उसमें थे ही थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। पहले LSCS हो रखा है तो कौन सा मेथड यूज नहीं करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन टेबलेट। देखिए मैंने कई जगह इसका चेक किया, इसका राइट आंसर वैसे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ये आपको यूज नहीं करना। LSCS का हो रखा है, इट मीन्स कि वहाँ पर आपने स्कारिंग हो रखी है एब्डोमेन पर, तो उसका क्या होगा, रप्चर होकर एक तरह से सेपरेट हो सकती है। आप अगर ऑक्सीटोसिन यूज कर रहे हो किसके लिए, लेबर इंडक्ट करने के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग यूटेरोटोनिक एजेंट कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। अगर यही आप अगर LSCS वाले केस में यूज कर रहे हो तो इसका रप्चर होकर वो डेस्नियस एविसरेशन होकर वहाँ से प्रोट्रूड हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन टेबलेट आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जेल आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट ये यूज कर सकते हैं किसी अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो जेल और प्रोस्टाग्लैंडिन टेबलेट इंट्रावेजेनली यूज कर सकते हैं या स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन मोस्ट ऑफ कंडीशन ऐसी होती है कि ऑक्सीटोसिन को अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग यूटेराइन स्टिमुलेंट कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। सो यूटेराइन रप्चर होने के चांसेज या फिर उस स्कार के जो पहले जो जहाँ पर इंसिजन लगाया था वो सेपरेट हो सकता है ना। न्यूरोजेनिक शॉक इज आल्सो नाउन एज, न्यूरोजेनिक शॉक आल्सो नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इन ए पेशेंट विच इज एन अर्ली मैनेजमेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट टू मैक्सिमम सर्वाइवल। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली असेस ऑफ मेडिकल केयर और अर्ली CPR इज द राइट आंसर है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कट ड्यूरिंग इपिsiotomy एक्सेप्ट, कौन सी मसल्स जो इपिsiotomy दौरान नहीं कटती है, एक को छोड़कर, मतलब कौन सी नहीं करती है। राइट आंसर क्या है इसका, बिग स्पिक्टर एनी मसल, एनस तक कट नहीं लगता है। आपको पता है कि एपिsiotomy क्या है, सेकंड डिग्री स्टेज, सॉरी सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर होता है एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो। और सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर क्या होता है कि एनल इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंचता, तो एन नहीं मसल्स आएगी नहीं इसमें। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स कट डाउन होती है, देखिए सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स, बल्बो स्पंजियस एंड लेवेटर एनी मसल्स, ये तीन मसल्स को कट लगता है जब इपिsiotomy करते हैं, लेकिन स्पेक्टर एनी मसल्स में कट नहीं लगता। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी। अब मैंने इपिsiotomy की पूरी गणित यहाँ पर आपके सामने लाकर रख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे अच्छी चीज़ आपको इसकी इपिsiotomy कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अच्छे से पढ़ लो, इसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ क्या है, इपिsiotomy कब की जाती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। इट इज, इसका दूसरा नाम क्या है, पेरिनियोटोमी। इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड स्टेज, सेकंड डिग्री पेरिनियल लेसरेशन। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। टाइप ऑफ इपिsiotomy की बात करें, मीडियोलेटरल, कौन सी मोस्ट कॉमन है, मीडियोलेटरल, मीडियोलेटरल कौन सी है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, दिख रहा है आपको। अदर टाइप की बात करें, मीडियन, लेटरल और जे शेप्ड। 4-5 क्वेश्चन बन गए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इपिsiotomy की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोइटस, टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड पेशिया, ठीक है। 5 क्वेश्चन बन गए। अब आगे काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आइडियल टाइमिंग ऑफ द इपिsiotomy कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफी जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए आइडियल टाइमिंग की बात करें, वाइल बल्जिंग थिन्ड पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आइडियल टाइमिंग ऑफ इपिsiotomy कट क्या हो, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग व्हेन 3 to 4 centimeter head visible is the ideal time to take episiotomy. अदर क्वेश्चन बन सकता है क्या है, episiotomy incision should be made at the height of uterine contraction. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की हाइट हो यानी सबसे पीक लेवल पर हो तब आपको episiotomy इंसिज्ड करना है। यूजुअली लेंथ ऑफ episiotomy कट इज 4 सेंटीमीटर। मीडियोलेटरल की बात हो रही है 4 सेंटीमीटर में, मानकर चलो। कितने सारे क्वेश्चन बन गए, 10-12 क्वेश्चन बन गए। और आगे बता दूं मैं, स्ट्रक्चर से कट आर, कौन कौन से स्ट्रक्चर कट होती है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होती है, सुपरफिशियल एंड डीप
ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स होती है। बल्बो स्पंजियस इट इज आल्सो नोन एज बल्बो कैवर्नोसिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, या ऑप्शन में आपके दोनों बल्बो स्पंजियोसिस को भी बल्बो कैवर्नोसिस बोलते हैं। पार्ट ऑफ लिवेटर एनी मसल्स, फेसिया कवरिंग दिस मसल्स, ट्रांसफर पेरिनियल ब्रांचेज ऑफ प्यूडेंटल वेसल एंड नर्व और सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड नर्व। ये इपिस्यूटोमी का पूरा गणित है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। भैया यहाँ कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन के लिए इपिस्यूटोमी का मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा कभी जिंदगी में आएगा, तो कोई भी एग्जाम दोगे तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए G3 फीमेल हिस्ट्री ऑफ 2 प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन प्रेजेंट एट 22 वीक ऑफ गेस्टेशन विथ फनलिंग ऑफ सर्विक्स एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स 20 mm। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट वुड बी। देखिए G3 यानी ग्रेविडा 33वीं बार प्रेग्नेंट हुई है वुमेन, जिसकी उससे पहले 2 बार हुई, दोनों बार अबॉर्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, अभी बच्चा पेट में है, इससे पहले 2 बार प्रेग्नेंट हुई, दोनों ही अबॉर्ट हो गए। अब वो तीसरी बार प्रेगनेंसी लेकर आपके पास 22 वीक पर आती है एंटीनेटल चेकअप के लिए। कंडीशन आपकी फनलिंग ऑफ द सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्विक्स 20 mm। 20 mm सर्विक्स की लेंथ कम है, इट मीन शॉर्ट सर्विक्स हो रखी है। तो इसमें आपको क्या करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट वुड बी। देखिए इस कंडीशन में क्या करना, आपको सर्वाइकल अप्लाई सर्वाइकल इंसर्कलेज प्रोसीजर, अप्लाई सर्वाइकल सर्कलेज बी। अब सर्वाइकल सर्कलेज प्रोसीजर क्या है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 3 टाइप की सर्वाइकल सर्कलेज होती है। वैसे इसका आइडियल टाइम क्या होता है 12 से 14 वीक तक, लेकिन पेशेंट आपके पास 22 वीक पर आया है। लेकिन हार्डवेयर सर्वाइकल सर्कलेज कैन बी डन अप टू अंटिल 23 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये बियॉन्ड द 24-25 वीक आता तो आप उसको रोक नहीं सकते थे, बच्चे को वो गिरता ही। इट मीन्स ये थर्ड जो बार प्रेगनेंसी लेकर आए ये भी उसका अबॉर्ट ही होता है, लेकिन अभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, अप्लाई सर्वाइकल सर्कलेज। 3 टाइप की सर्वाइकल सर्कलेज होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए मैकडोनाल्ड सर्वाइकल सर्कलेज सबसे नीचे है। मोस्ट कॉमनली कौन सी की जाती है, यही की जाती है। मोस्ट कॉमनली कौन सी की जाती है, मैकडोनाल्ड, बिल्कुल लोअर पोर्शन पर होती है, आसानी से कर सकते हैं। एक है सीरियोडर ऐसा कुछ नाम है, सर्वेउडर सर्कलेज। और थर्ड है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलेज, बहुत ही कम की जाती है, जस्ट इंट्रा एब्डोमिनल, एक तरह से ट्रांस एब्डोमिनल मींस एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिख रही है, एब्डोमिनल कैविटी में जाकर करना पड़ता है, इसलिए ये लिस्ट कॉमन यूज की जाती है। मोस्ट कॉमन यूज की जाती है मैकडोनाल्ड सर्वाइकल इंसर्कलेज प्रोसीजर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल ड्रग, बोन मेरो डिप्रेशन, राइट आंसर। SSP कॉम्प्लिकेशन अकर्स फ्रॉम विच डिजीज, मिजल्स की वजह से होता है। SSP क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिपलाइटिस का कुछ है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिपलाइटिस। ठीक है, जो मिजल्स वायरस के रीएक्टिवेट होने की वजह से लेटरली होता है, यानी कि कुछ जैसे किसी भी पेशेंट में मिजल्स हुआ तो कुछ समय बाद में ये वायरस वापस एक्टिवेट होता है और ब्रेन में इन्फ्लामेशन करता है, उसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, SSPE। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री। एज इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ पर मैंने रैशनल में दिया अच्छे से, एज डिपेंडेंट फैक्टर और एज इंडिपेंडेंट फैक्टर, आनंद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू, कंप्लीमेंट्री फीडिंग हो जाएगा 6 मंथ तक, सॉरी 6 मंथ पर स्टार्ट कर देना चाहिए। विच गैस इज कॉमनली यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस यूज होती है, कॉमनली CO2। ठीक है, और अब कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके बारे में पढ़ सकते हो, यही गैस क्यों यूज लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इपिस्यूटोमी मीडियोलेटरल, राइट आंसर बी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूड अप टू 6 मंथ, राइट आंसर बी। इन द लेबर रूम प्लेसेंटा शुड डिस्कार्ड इन विच बैग, येलो बैग आ जाएगा इसका राइट आंसर है। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PDSA, PDSA की फुल फॉर्म है प्लान डू स्टडी एक्ट, प्लान डू स्टडी एक्ट, ये एक नया क्वेश्चन है मानकर चलिए। अब प्लान डू स्टडी एक्ट क्या है ये देखिए, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई भी काम करने से पहले कुछ भी आप करने जा रहे हो, सबसे पहले प्लान बनाओ, उसके बारे में कुछ करो, स्टडी करो उसके बारे में, देन उसके बारे में एक्ट करो, यानी कि आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, एक तरह से एक स्ट्रेटजी है। आफ्टर बी स्टिंग ए पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ क्लिनिकल फीचर ऑफ एनाफाइलेक्सिस, विच मेडिसिन इज कॉमनली प्रिपेयर्ड इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और शॉक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब पेशेंट है जो मधुमक्खी ने काटा है, वो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विथ सिम्टम ऑफ एनाफाइलेक्सिस, यानी उसको एलर्जी जैसी कंडीशन हो गई है। अब इस कंडीशन में आप कौन सी एनाफाइलेक्टिक ड्रग आप उसको प्रिस्क्राइब करोगे या उसमें कंसिडर करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन, यानी कि राइट आंसर इज द बी। HPV वैक्सीनेशन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट
HPV वैक्सीन देते हैं सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका बारे में डिटेल में देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच रीडिंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाइपरटेंशन 160-104 mm of Hg, which of the following cause for post ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्सेप्ट। देखिए इसमें कौन सा है जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कोज करता है। इसमें बैंक करप्ट को उठा दो, बाकी और सब कोज करता है। इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक करप्ट। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके पास एग्जाम में यही ऑप्शन थे या कुछ अलग थे। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया देखा तो इसमें यही बैंक करप्ट से कोई रिलेट नहीं होता। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो डिवोर्स से हो सकता है, रोबरी एट गन पॉइंट से हो सकता है, या फिर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर हो सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के नाम से रखा है। इसका मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन आगे हमारे को भी समझ में नहीं बेटा इनका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं कोई एक टीचर हो या कोई भी तो उसको सब कुछ आता हो। तो इन क्वेश्चन के आंसर हमने कई जगह देखने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली इनके क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो इनका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और आपको अपने हिसाब से इनको राइट आंसर चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है, यूजुअली बॉइलिंग इज नॉट प्रिपेयर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन OT बिकॉज इट कोज डैमेज केरोसिन एंड स्पॉटिंग रस ऑल ऑफ द अबव। तो एज पर ओवर ओपिनियन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी, कोरोसिन एंड स्पॉटिंग, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटी राइजिंग ICP। देखिए ICP इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो नॉट करेक्ट अबाउट एंटी राइजिंग ICP, यानी कि जो लोअर ICP में देखने को नहीं मिलती। देखिए ICP हो रहा है, ICP में आपको क्या है, डाययूरेटिक देना पड़ रहा है, तो राइट डाययूरेटिक हो जाएगा। डायरोसिस की वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हाइपोवेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन की बात करें तो क्या होता है कि हाइपर वेंटिलेशन कौन सी कंडीशन में होता है, रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, और जबकि ICP इंक्रीज होता है तब रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हाइपो वेंटिलेशन राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है एंटी राइजिंग ICP की बात कर रहा है, एंटी राइजिंग ICP, तो इसमें राइट आंसर हाइपो वेंटिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आया, लेकिन मैंने कई जगह देखा, इसका रेफरेंस देखा, लेकिन चारों ही टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। आपके पास अगर कोई रेशनल के साथ इसका कोई ऑथेंटिक आंसर हो तो आप हमें भेज सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम इसको और अच्छे से देखेंगे। बाकी इसके चारों ही ऑप्शन जो सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहे हैं, हो सकता है सर्वाइकल DNA है जो ये अलग हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट कन्फर्मिंग विच ऑप्शन इज राइट फॉर देट क्वेश्चन, है ना। लिस्ट कॉमन कोज ऑफ कंजेनाइटल कार्डिक फेलियर एक्सेप्ट। लिस्ट कॉमन कोज की बात करें कंजेनाइटल कार्डिक फेलियर की, तो इसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होगा। अब ये भी हमने कैसे रखा है कि इसमें भी दो कंडीशन थी, एक होता है जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और एक होता है एसाइनोटिक कंजेनाइटल कार्डिक डिजीज। तो एसाइनोटिक वाली होगा उनमें कम चांसेस होगा कार्डिक फेलियर होने की, बाकी साइनोटिक वाले में ज़्यादा चांस होगा। तो इस पर्पज से हमने इसको डी आंसर दिया है, बाकी आपको जो भी आंसर बेटर लगे आप उसको रख सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन। देखिए इसमें भी क्या ऑप्शन थे, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन अब इसमें साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन की बात करें तो मीन आर्टरी प्रेशर MAP नॉर्मल कितना होता है, 90 से अबव होता है, ठीक है। मोर देन 90 से अबव या 90-93 कुछ होता है, तो ये 40 मान रखा, तो एडिक्वेट परफ्यूजन का साइन नहीं है। CVP 6 ये है एडिक्वेट परफ्यूजन का साइन है, राइट आंसर है बी। यूरिन आउटपुट 1 ml पर केजी, ये भी राइट है, लेकिन अब ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लाइन समझ नहीं आ रही, इसमें पर केजी पर हावर है, पर कैसे है, तो इसलिए इसको मैंने कंसिडर नहीं किया, इसलिए मैंने इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वाले टैग पर रखा। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर वैसे CVP 6 इंडिकेट करता है एडिक्वेट परफ्यूजन को। सी ऑप्शन है यूरिन आउटपुट 1 ml पर केजी पर हावर है, तो भी राइट। अब इन्फेंट पीडिया में एडल्ट में सब में अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया और इसको कंसिडर बी किया कि राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने कोशिश की आपको शिफ्ट फर्स्ट का पूरा पेपर कलेक्ट करके सॉल्व कराने की। इसमें 175 क्वेश्चन है जो आपके सामने हैं, वो लगभग सभी क्वेश्चन है विथ ऑप्शंस ही रखे हैं सभी टीम के मेंबर्स की हेल्प से। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन
आपके ऑप्शन गलत है या ऑप्शन चेंज है, तो अगर आपके पास है तो आप हमारे को व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। कल से फिर शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप रेगुलर विजिट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और जिनको भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है वो वेबसाइट पर आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और बुक्स वगैरह बाई करनी है, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक या फिर मिशन CHO, तो आप डायरेक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पब्लिशर से भी बाई कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।